जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरे मेहमान हैं आशिर अज़ीम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक दुनिया जो है वो इनकी परस्तार है, इनके ड्रामे की वजह से, फ़िल्म की वजह से और अब इनकी आउटस्पोकननेस की वजह से। आशिर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक़्त दिया। तो Thank you so much, Munir bhai. It's a pleasure being here. Thank you for having me. तो जैसे कि मैंने आपसे तज़किरा किया था कि थोड़ी-सी बातचीत मैं करना चाहता हूँ आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए। आपने सारी ज़िंदगी जो है वो कस्टम्स में नौकरी की, आप समझते हैं उन मामलात को। हमारे यहाँ जो भी नई हुकूमत आती है, वो ये कहती है कि जी टैक्स जो है ना हमारे यहाँ वो नहीं बढ़ता, टैक्स की बेस नहीं बढ़ती, टैक्स की कलेक्शन नहीं बढ़ती, लोग फाइल नहीं करते। उसकी वजह से हुकूमत सहूलतें नहीं दे पाती। जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं, आईएमएफ से नेगोशिएट करते हैं, वर्ल्ड बैंक से करते हैं, वहाँ भी फिर इसी तरह के मामलात जो हैं वो हमसे डिमांड किए जाते हैं कि आप इसको बेहतर करें। तो मैंने कहा कि आपसे पूछते हैं कि आपका जो तजर्बा रहा है इस हवाले से, आपने क्या देखा? आप जैसे पिछले 3 साल में जब से ये हुकूमत आई है और इमरान खान साहब का हुकूमत में आने से पहले जो एक ख़्याल था वो ये था कि जी क्योंकि हुक्मरान चोर होते हैं इसलिए लोग टैक्स नहीं देते। तो हमने ये देखा कि 3 सालों में टैक्स की शरह तो वो बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, वो जो कलेक्शन है वो हर साल पहले के मुकाबले में कुछ ना कुछ बढ़ रही है, लेकिन वो जो उसकी बेस थी, वो एक्सपैंड नहीं हो रही। वही लोग जो हैं वो उन पर ऐसे लगता है कि ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। जैसे मैं इसको रीड करता हूँ, अपनी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली और गैस के बिल बढ़ गए, तो आपका ज़ाहिर है कि उसमें जो टैक्स का कंपोनेंट था वो भी बढ़ गया और वो कलेक्शन में शो होना शुरू हो जाता है। तो आप इस मामले को किस तरह देखते हैं कि एक्चुअल मसला क्या है और इसको कैसे हल किया जाए? अवेश भाई, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मुझे थोड़ी सी इस पे स्पेस दीजिए ताकि मैं इसको समेट सकूं। बिल्कुल, फ्लोर इज योर्स। मैं चूंकि जब मैंने ये कस्टम्स रिफॉर्म्स पे काम करना शुरू किया तो वो एक्चुअली जो उस वक्त कॉन्सेप्ट था वो ये था कि उसका बैकग्राउंड ये था कि 2000 में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उस रीजन के, उनका नाम था योशिपा क्रूक्स, राइट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी अगले 10 साल में अगर पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो बेहतर ना हुआ तो पाकिस्तान विल बिकम अनगवर्नेबल। उनका कहना ये था अपनी स्टेटमेंट में, और ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से वो कह रहे थे कि जी जब एक नेशन के पास हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में, एनर्जी में, किसी चीज में पैसे लगाने को है ही नहीं, पुलिसिंग में, किसी भी उसमें, तो वो अनगवर्नेबल हो जाएगी। और अब आप ये देखिए कि ये 2000 में उन्होंने कहा था और 2010 तक मतलब उनका था कि अगर 10 साल के अंदर अंदर ना हुआ, आज हम बैठे हुए हैं 2021 में। जब वो कस्टम्स रिफॉर्म्स पे मैंने काम शुरू किया 2001 फरवरी में, जब चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमें बुला के कहा, तो ऑल्दो वी वर नॉट अवेयर एट दैट पॉइंट इन टाइम, लेकिन इसका जो फोररनर था वो ये वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट थी, एंड दैट काइंड ऑफ hit home to some people in the government then. We'll really have to, if the country is going to go in a direction, we'll have to reform our taxation system. जो कस्टम्स रिफॉर्म्स की मुझे टास्क दी गई थी वो एक्चुअली वाज द अंडरलाइंग ब्रिक पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करें। एंड सो कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से शुरू हुआ। आइडिया यह था कि जी हम कस्टम्स से शुरू करेंगे, इसके ऊपर जो सीबीआर के अंडर टैक्सेस हैं, जो सेल्स टैक्स है उसकी लेयर इसके ऊपर आएगी, और फिर इनकम टैक्स की लेयर उसके ऊपर आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर हम ले कर दें कस्टम से शुरू करके। अब ये इसका मतलब ये है कि जी कस्टम्स कंपैरेटिवली, क्यों कस्टम से शुरू कर रहे थे? कस्टम्स कंपैरेटिवली एक तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। Anywhere in the world, all customs is uniform. So हमारी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के की बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं,
सो जीएसटी में मुल्कों की अपनी अपनी रिजीम्स थोड़ी थोड़ी डिफरिंग हो सकती हैं, कस्टम्स कहीं पे डिफर नहीं कर रहा होता, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब आपकी इनवॉइस, आपकी बिल ऑफ एंट्री, आपकी हर चीज दुनिया में स्टैंडर्ड, एचएस कोड्स, एवरीथिंग। सो आइडिया वाज कि एक तो स्टैंडर्डाइजेशन को यूज किया जाए, दूसरा जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि जी हम आइडेंटिफाई करें कि जी क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर कस्टम्स में, सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में, जो सीबीआर के कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों के टैक्स देने के इश्यूज हैं, जो लॉ के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे फिर कॉमन है, तो वो एक दफा कस्टम्स के टीयर पे हम हल कर रहे हैं। सो थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि जी ये जो हमारे जो टैक्सेस की रिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, हम कैसे रिफॉर्म करेंगे और हम क्यों नहीं कर पाए, और करके भी हम क्यों वापस पीछे चले। ठीक है। सो एक तो जो बड़ी बात है ना जी, वो तो है जी हमारा मिजाज। और मैं उसका आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ, वो फिर छोटी छोटी चीजों पे तो बाद में आते हैं, लेकिन जो मेन मसला है वो है हमारा मिजाज। जब इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने शबर जैदी साहब को लेके आए थे, तो ये था कि जी अब टैक्सेशन का सिस्टम बेहतर हो जाएगा। फिर खान साहब का ये कहना था कि ज़ाहिर हुक्मरान भी चोर नहीं है, तो आप लोग टैक्सेस देंगे। मेरा ये कहना था कि, और शबर जैदी फिर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और वो छोड़ दिया। उसकी मेरा ये मानना था कि जी वो जो हमारा मिजाज है वो ज़ाहिर चेयरमैन के आने से या प्राइम मिनिस्टर के आने से वो तब्दील नहीं होता। और मैंने शबर जैदी से कहा था, जैदी साहब से कहा था, मैंने कहा सर कस्टम हाउस में, मैं आपको मिजाज की मिसाल देता हूँ कि कस्टम हाउस में 2 लिफ्ट्स लगी हुई हैं। एक 3 लिफ्ट्स हैं जो कस्टम हाउस कराची में, 3 लिफ्ट्स हैं जो कि आम आवाम के लिए हैं, और 2 लिफ्ट्स हैं जो कस्टम्स के स्टाफ के लिए। ठीक है। अब मसला यह है कि लिफ्ट्स में तमाम दुनिया में अप और डाउन का एक बटन लगा होता है, लेकिन कस्टम हाउस में, और फिर आप कस्टम हाउस को छोड़ के अब आप किसी और सरकारी महकमे को भी इसी तरह काउंट कर लें, उसमें वो जो अप और डाउन के बटन हैं वो डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। हम 11 फ्लोर की बिल्डिंग है कस्टम हाउस कराची, और हमने क्या किया हुआ है कि उसके अंदर वो बटन तो नहीं चलते, लेकिन उसके अंदर एक इंटरकॉम लगा के लिफ्ट के, और एक हमने वो एक छोटा सा स्टूल सा रखा हुआ है जिसके ऊपर दोनों लिफ्टों में एक सिपाही बैठा। अब होता यह है कि इंटरकॉम पे वो बजता है, वो सिपाही अंदर लिफ्ट में बैठा है, इंटरकॉम उठाता है, हाँ जी, उसको कहा जाता है आप फ्लोर नंबर 7 पे आ जाएं, कलेक्टर साहब जा रहे हैं। वो फ्लोर नंबर 7 पे चला जाता है और फिर वहां वेट करता है कलेक्टर साहब जब तक उठते हैं, आते हैं, बैठते हैं, फिर वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अब फिर उसको आएगी कॉल कि जी आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएं क्योंकि मेंबर साहब आ रहे हैं। देखिए, हम मिजाजन, मतलब लिफ्ट के बटन या ये ऑटोमेशन जो है ये तो दुनिया कब की बना चुकी, लेकिन हम एज अ नेशन हमारा मिजाज में बराबरी नहीं। हमारे मिजाज में प्रेसिडेंस है, हमारे मिजाज में प्रायोरिटी है, हमारे मिजाज में चौधराहट है, हमारे मिजाज में मैं बाकी लोगों के बराबर नहीं हूं। और टैक्स देने का जो मिजाज होता है ना जी, उसमें बराबरी शामिल, बिकॉज हम मिल के सब मिल के अपना बोझ उठाते हैं। मतलब आप वेस्ट में, अब मैं आपको छोटी सी क्या उसमें ये चीज भी शामिल है कि जब तक मैं दिए गए प्रोटोकॉल को और कानून को वायलेट ना करूं तो यह साबित नहीं होता कि मैं एक बड़ा आदमी हूं? जी, थैंक यू सो मच। तो वही मैंने कहा ना, अभी अगर आप ये देखें, आप अभी यूएस में हैं, मैं कनाडा में हूँ, और शुरू में हमें थोड़ा सा ऑड भी लगता था। आप जहां जाएंगे बिल होटल में देने लगेंगे तो सब उठा के अपना अपना बिल देना शुरू कर देते हैं। शुरू में आपको बड़ा अजीब सा भी लगता है कि यार ये 4 दोस्त खाना खाने आए थे, अब हर एक अपने अपने $10 तेरे, $3 मेरे, $5 इसके, इस तरह करें। But when you start getting used to it, you realize कि जी we assume it's assumed here कि किसी के ऊपर कोई दूसरा बोझ नहीं है। हम अगर एक जगह पे आके 4 दोस्त बैठ के खाना खाने आए हैं तो इसकी ये वजह नहीं है कि मैंने खाने का बर्डन किसी और पे डालना है। हम तो आपस में गप मारने आए हैं, एक दूसरे की कंपनी शेयर करने आए हैं, हंसने आए हैं, खाना हम अपना अपना ले आए हैं साथ और हम खाएंगे। सो आपने वो गोरे को देखा होगा कि अब अपना 6 पैक उठा के आ रहा होता है या जो भी कर रहा होता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ paying for what you do, you know,
और फॉर अ सर्विस और फॉर व्हाटएवर यू कंज्यूम, वो गोरे के माइंड में बिल्कुल क्लियर है, कल्चर्स में क्लियर है कि जी ये मैंने कंज्यूम किया, इसका मैं पे कर। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ मसला ये है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जी मेरे 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 बैचमेट थे जो एसी थे मच के, कोयटा के पास एक जगह, उस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं है, एक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब होते थे, उनका गांव उस तरफ था, वो मच से गुजरते होते थे। तो होता यह था कि एसी बेचारे को हर वीकेंड पे फोन आ जाता होता कि जी वो चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, हो सकता है वो यहाँ रुक जाए, तो उनके साथ 100 बंदा होगा, तो जरा लंच की अरेंजमेंट करके रखिएगा। बहुत सी दफा चेयर में चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रुकते थे, लेकिन कभी कभी महीने में एक आध बार रुक भी जाया करते थे। अब वो 100 बंदों के जो उनके साथ होते थे, उसका खाना पका होता था, और कभी किसी ने एसी से ये नहीं पूछा था कि भाई हर वीकेंड पे तू जो 100 बंदों का खाना पकाता है, इसका बिल कहाँ से आता है? Because as a nation, did the CM not know? Did the chief secretary not know? Did the commissioner not know? Did the DC not know? But the issue is, as a COM, मैं तो चीफ मिनिस्टर हूं ना, लोगों का काम है मुझे सर्व करना, लोगों का काम है मुझे खाना खिलाना, लोगों का काम है मेरी जमीनों पे काम करना, और मैंने उसका बेनिफिट लेना है। मैं अपनी जो कंज्यूम करूंगा उसके पैसे नहीं दूंगा। सो मेरे मिजाज में वो नहीं है। तो मेरा शबरजादी साहब से ये कहना था कि सर, जिस दिन आप कस्टम हाउस की लिफ्ट के अप डाउन का बटन ऑन करवा दोगे ना, उस दिन से आपके टैक्सेस कलेक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने वो मिजाज कायम करना है। देखिए, अब चूंकि हमारा मिजाज नहीं है, तो अब आपके कलेक्टर्स का भी कोई मिजाज है, आपके टैक्स पेयर का भी कोई मिजाज है, आपके फौज का भी कोई मिजाज है, आपके मिनिस्टर का भी कोई मिजाज है। तो टैक्स तो ऐसे देना है जो वो प्रायोरिटी या प्रिविलेज नहीं ले सकता, राइट? सो हम वो खुश हो के अपना, आई एम नॉट विलिंग टू कैरी माई ओन वेट, माई वेट। इसमें कितना हिस्सा इस चीज का है कि लोगों को एतमाद नहीं है हुकूमत पे, क्योंकि इसी मुल्क में लोग चैरिटी बहुत करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। अवैस भाई, मैं उस थोड़ा सा जो चैरिटी भी लोग देते हैं ना, मैं एक्चुअली उसके भी कोई ज्यादा आई डोंट लुक एट इट टू वेल, एंड लेट मी टेल यू व्हाई। देखिए, हम जो चैरिटी भी दे रहे होते हैं ना, हम वो चैरिटी दिखावे के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है? वो भी हमारी उसमें वो चौधराहट वाला एलिमेंट है। मतलब मैंने देखा ना जी, रमजान के महीनों में और वैसे भी जो बड़े बड़े जितने बड़े बड़े घर हैं, उनके घरों के बाहर ओपनली देखें पक रही होती हैं, लोगों को दे रहे होते हैं। वेरी ट्रू, वो चैरिटी दे रहे होते हैं, लेकिन वो दिखा रहे होते हैं कि मैं देख तुझे खाना खिला रहा हूँ, इसमें मुझे वो प्रेज होनी चाहिए। वी डू नॉट डू थिंग्स, मतलब ये आप खामोशी से भी तो कर सकते हैं, हम खामोशी से करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज अनलेस उसमें मेरी चौधराहट नहीं ब्लूम होती है, ब्लॉसम होती, तो मैं चैरिटी भी नहीं करता। सो व्हेन वी से कि जी लोग चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसमें से बहुत प्रोपोर्शन तो दिखावे के लिए करते हैं। नॉट सेइंग कि लोग वैसे चैरिटी नहीं करते, लेकिन करते हैं। मतलब ईदी साहब चल रहे थे और बहुत कुछ उस मुल्क में हो रहा था, और लोग यकीनन चैरिटी करते हैं, बट अ लॉट ऑफ देम डू इट फॉर देयर दिखावा टू देम। सो पहली तो चीज जो मैं कहूंगा कि आपके टैक्सेस न बढ़ने की वजह है, वो आपका मिजाज है। एज अ नेशन वी डू नॉट लाइक टू कैरी आवर ओन वेट, समबडी एल्स मस्ट कैरी आवर वेट, ठीक है जी? एंड फाइनेंशियली दूसरी वजह ये है कि जी, जब हम कहते हैं ना कि इट इज पीपल डिपेंडेंट है, एवरीथिंग इज पीपल डिपेंडेंट, एंड जब मिजाज नहीं होगा तो फिर कलेक्ट, हम हमेशा ये कहते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि जी शबर जैदी को लगा दें तो शायद निजाम ठीक हो जाए। देखिए, आप शबर जैदी को लगा दें, आप ओवैस सलीम को लगा दें, आप हाशिर रजीम को लगा दें, इंडिविजुअल से मिजाज चेंज नहीं होते, आपको सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। वही जो मेरा मतलब है कि जब तक आप लिफ्ट के बटन जो है वो सिस्टम है, आप, हमारी आदत है कि हम पहली स्टेप में जाके बने बनाए सिस्टम्स को तोड़ देते। तो जब आप सिस्टम्स नहीं बनाएंगे, और एंड वी हेट पीपल हु लाइक टू मेक सिस्टम्स, वी लाइक टू प्लेस इट ऑन द इंडिविजुअल्स कि ये अच्छा आदमी है इसलिए इसको लगा दो।
which is not going to yield any results. ठीक है जी. So पहली चीज मैंने कहा मिजाज. दूसरी चीज जो कि उससे बहुत करीब है वो ये कि we don't believe in creating systems जो कि autonomous होंगे. So हर मैं आदमी की शक्ल देखूंगा और उसके हिसाब से उसे ट्रीट करूंगा. क्योंकि जब आप सिस्टम बना देंगे तो पीपल हेट इट. वो कहता है वो जानता नहीं मैं कौन हूं और तुम मुझे कानून की बात बता रहे हैं. ऐसे तो नहीं हो सकता. So दूसरी है. तीसरी ये बात है जी कि जो वो वाली बात है ना कि हुक्मरान अगर अच्छा होगा तो शायद लोग टैक्स देंगे. मसला ये है कि मैं जब वेरी इंटरेस्टिंग, मैं जब असिस्टेंट कलेक्टर बना नया कस्टम्स में अंडर ट्रेनिंग था, अभी हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, तो कराची में एक नाइट पे एक पार्टी थी. So I was just sitting there and training, and it was a rowdy kind of a party. So a guy came and he was sitting next. लोकल बिजनेसमैन होगा, पता नहीं कौन होगा, यंगस्टर सा ही था. थोड़ी देर में मुझे कहता है कि जी आप क्या करते हैं. मैंने कहा यार मैं कस्टम्स में. अब 80s में कराची में कस्टम्स में बड़ी चीज होती थी. बड़ा खुश हुआ, ओए आप तो कस्टम में यार, आप तो बड़े काम के आदमी हैं. तो मुझे कहता है आप क्या करते हैं कस्टम्स में. थोड़ी देर बाद पूछता है. मैंने कहा यार मैं असिस्टेंट कलेक्टर हूँ, एसी हूँ, अंडर ट्रेनिंग. कहता ओहो अच्छा आप एसी. मैं क्या पॉइंट से लगते हैं. कहता है हाँ जी, वो मैं असल में समझा था कि आप अप्रेजर हैं या प्रिवेंटिव ऑफिसर. ठीक है. तो ग्रेड 11 में होता है, मैं 17 में हूँ. तो कहता है हाँ नहीं वो बातें आपकी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि कोई भी शख्स 4 किताबें पढ़ के एसी तो बन सकता है, ये और अप्रेजर बनना जो होता है ना जी, वो खानदानी लोग बनते हैं. अच्छा, मुझे उसकी बात थोड़ी सी बुरी भी लगी, लेकिन कुछ 2-3 साल में सर्विस में जाने के बाद मुझे उसकी बात का विजडम बिल्कुल क्लियरली समझा. गरीब आदमी का बेटा मेरी तरह का किताबें पढ़ के एसी वाकई बन सकता है, लेकिन प्रिवेंटिव ऑफिसर और अप्रेजर नहीं बन सकता. उसके लिए आप बड़ी खानदान के वाकई ही होंगे. सो मसला ये है ना कि जब खान साहब ये कहते हैं या कि जी हुक्मरान जो है वो ऑनेस्ट होगा. मसला ये है कि आपका जितना स्टाफ है नीचे, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कस्टम है, चाहे वो देखें एएसपी तो फिर मेरी तरह 4 किताबें पढ़ के लग जाए, लेकिन जो एसएचओ है ना वो ये 4 किताबें पढ़ के नहीं लगेगा. वो उस थाने की एक 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 वक़्त है, उस थाने की एक बोली है. ठीक है ना, उसके हिसाब से लगेगा. सो और वो उसके पीछे उसी तरह का खानदान होगा और उसके पीछे उसी तरह के लोग खड़े होंगे कि नहीं भाईजान ये थानेदार यहाँ पर लगेगा. सो मसला ये है कि जब आप कहते हैं कि जी अगर मुल्क का हुक्मरान ठीक है, मसला ये है कि हुक्मरान को सिविल सर्विसेज का ऑफिसर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. हुक्मरान को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे वाले, जो कि एग्जैक्टली उनकी अपनी फैमिली के होते हैं. ठीक है. सो आपका जो कलेक्टर कस्टम्स होता है वो तो यानी वो उनके स्टेक्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हुकूमत की वजह. जी ठीक है ना जी सर. मतलब मैं प्रिंसिपल अप्रेजर, मैं प्रिंसिपल अप्रेजर तो बड़ी बात. अब मैं अप्रेजर उस वक्त लग सकता था, मतलब जब तक ये सिविल सर्विस एपीएससी में नहीं थी, कि अगर मेरा चाचा बाप दादा, मेरा चाचा बाप डायरेक्टली या ससुर कोई बड़ा आदमी नहीं था, मतलब या तो सेनेटर होगा या कोई कोर कमांडर होगा या मतलब बहुत बड़ा आदमी होगा, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी. ठीक है. अब मुझे पता है ना कि मैं तो अपनी फैमिली की वजह से यहाँ, और मैं इतने बड़े बाप का बेटा अप्रेजर क्यों लगना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, तो ज़ाहिर है वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके अपने ऊपर ही भेजने हैं ना. अब अगर असिस्टेंट कलेक्टर आके आपको रोकेगा तो वो असिस्टेंट कलेक्टर ट्रांसफर हो जाएगा, वो डीसी ट्रांसफर हो जाएगा, वो एडिशनल कलेक्टर ट्रांसफर हो जाएगा, वो कलेक्टर कस्टम्स ट्रांसफर हो जाएगा. सो I started feeling a few years later in civil services कि essentially officers were rubber stamps. नीचे से फाइल पर जो लिखा आएगी नोटिंग, आपने उस पे चुप करके कुकी मार के आगे कर देनी है या उधर करनी है. एंड वक्त के साथ साथ लोगों की ये सेकंड नेचर बन गई है, वो भूल गए हुए हैं
कि यार मैंने इसको एनालिटिकली देखना है कि ये वाकई इसमें ये है क्या, मैं उंगली मार के आगे पीछे क्यों ऐसे कर रहा हूँ. So and again this goes back to the system arguments too. We don't like to build systems. Every file then comes through a process, and that is necessary because उस process में फिर हर मेज पे टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर अपने सामने आएगा, जो डीलिंग होनी होगी वो होगी, राइट. और जैसे ही आप इसको सिस्टम्स में ले जाएंगे तो जाहिर है पूरा जो आपका कल्चर है वो आपके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि फिर उस अप्रेजर का फायदा नहीं रहा, फिर उस प्रिवेंटिव ऑफिसर का फायदा नहीं रहा, फिर असिस्टेंट कलेक्टर का कोई फायदा नहीं रहा, फिर कलेक्टर का कोई फायदा नहीं रहा, फिर आपकी पोस्टिंग्स. जब हमने कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करनी शुरू की, सो it's not only about customs administrative reforms. The same thing would happen in sales tax. The same thing would happen in income tax. मसला ये है कि जी जब अगर हमने जैसे कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हर चीज ऑटोमेट कर दी, तो अब अगर आप लाहौर में बैठे हुए हैं, एक इंपोर्टर हैं, और आपका गुड्स कराची में आती हैं, तो आपको कस्टम हाउस लाहौर जाने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप तो अपने घर में बैठे यू लॉग इन टू अ सिस्टम, राइट, एंड यू फाइल योर डिक्लेरेशन ऑनलाइन. डू यू केयर कि जी ये कंसाइनमेंट लाहौर में है कि कराची में है कि कहाँ है? एंड देन your person next morning, he can run to your closest bank and just deposit the money there, and the system will automatically be updated. Or if you are maintaining an online account, तो रात के 2 बजे आप बैठ के अपनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी दे देंगे, राइट. तो आपने भी किसी टैक्स कलेक्टर के सामने नहीं आना, राइट. और अगर आपका को सिस्टम ने 2-4 दफा खंगाल के देख लिया हुआ है और आप एक मतलब क्रेडिबल इंपोर्टर हैं, तो आपकी कंसाइनमेंट खुद ब खुद क्लियर भी हो जाएगी. ठीक है. नाउ एवरीबॉडी हेट्स दैट सिस्टम बिकॉज मसला ये है कि पहले तो बिजनेसमैन ही खड़ा हो जाएगा कि जी हमने जो लाहौर का ड्राई पोर्ट बनाया था, ये हमने क्यों बनाया था? ये तो कराची में ही सारा माल जी क्लियर हो गया, जो क्या प्रॉब्लम है भाई? माल तो क्लियर हो गया ना, लेकिन कस्टम एजेंट्स आपसे नाराज हैं लाहौर के, क्योंकि उनके पास अब सामान नहीं आ रहा. लाहौर का स्टाफ नाराज है, लाहौर का कलेक्टर नाराज है, लाहौर के तमाम ऑफिसर्स नाराज हैं कि यार आपने तो सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, हर चीज तो ऑनलाइन ही क्लियर हो जा रही है, तो साढ़े इतने की फायदा. सो मसला ये है कि आप जिस तरफ से भी घूम के आएंगे ना, efficiencies में nobody is interested. The system, मुझे एक साहब ने एक दफा एक बात कही थी जो मुझे, मैं बहुत बड़ा डफर हूँ जो बाद में समझ आती है बातें. मैं तो जाके एक सिस्टम ठीक करना शुरू कर देता हूँ, फिर पता चलता है कि आप एक जाहिल आदमी है, तो मारेंगे तुझे लोग, ये कर क्या रहे हो. मतलब बड़े इंटरेस्टिंग हुआ. आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस और एक बंदा आया और ही वाज फ्यूमिंग, लिटरली ही वांटेड टू किल मी, एंड आई नेवर सीन हिम कि यार भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा. वो कहता है जी मैं जो कस्टम्स टैरिफ की किताबें हैं ये मैं छापता हूँ साल में, ठीक है जी. सो एचएस कोड, ड्यूटीज क्या, कहता है और यही मेरा बिजनेस है जनाब, मैं पिछले 20 साल से यही कर रहा था. कहता है आपने हर चीज ऑनलाइन कर दी और लोगों को सारा डेटा, सारा स्टेटिस्टिक्स, हर चीज ऑनलाइन मिल रहा है. कहते हैं मुझे तो नहीं पता था इन बातों का कि आप लोग ये कर रहे हो. मैंने तो जो मेरी साल की जमा पूंजी थी उसी तरह मैंने बैठ के वो किताबें छापी हैं. अब मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ, इस साल मेरी कोई किताबें नहीं खरीद रहा और मेरी आपने कमर तोड़ दी है, मेरे बच्चे भूखे मार रहे हैं और मैं आप पे लानत भेजता हूँ. और मैं he wanted to kill me seriously, and honestly I felt sorry for him. And I had not realized कि मैं किस की टोज पे स्टेप कर रहा था by making a system just efficient. और मुझे एक दिन एक साहब ने आके एक बात कही, उसने कहा आशद साहब जो गांव वगैरह होते हैं ना जहाँ पे सूएज सिस्टम्स नहीं डले होते, तो वहां पर सेप्टिक टैंक्स होते हैं और सेप्टिक टैंक चलता ही उस पे है पैराडाइम पे कि उसमें गंद आएगा, उसमें कीड़े होंगे और वो सारा जो सिस्टम चलता रहेगा, चोक नहीं होगा. कहता है आप आके उसमें साबुन डालना शुरू हो गए. You are actually screwing up the system. Now, it's not about me, please. What I'm trying to explain to everybody in Pakistan, the officers, कि it's like हमारा जो system बना हुआ है, whether taxes or others, it's like a traffic jam. हम सब एक दूसरे के सामने जैसे गाड़ियां नहीं फंस के खड़ी होती हैं, and we are all suffering because we do not like to build systems.
But still none of them wants to change it. Well, they all want to change it, but they want somebody else to do it. It's like paying your bills. या आप वही Like बात they कर रहे want हैं tax जो collection, but I'm not going to pay the taxes. You should pay the taxes. आप वही बात कर रहे हैं जो मैं अक्सर करता हूँ कि पाकिस्तान में हर आदमी एक ऐसा इनकलाब चाहता है जो आए जरूर लेकिन उससे जरा दूर दूर रहे। उसकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, उसने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। सो ये तो है जी डोमेस्टिक चीज। जब अगर आप बहुत ही पागल पुत्र हों और इन सब से लड़ पड़े और इन सब से मतलब दुश्मनियां ले लें और आप सब कुछ करके तोड़ फाड़ के निकल जाएं और आप कहें नहीं जी मैंने एफिशिएंसी ले ही आनी है, तो फिर आप असल प्रॉब्लम्स के साथ वो तो अभी बाद में शुरू हुआ। सो हमने जो बुलडोजर टाइप लोग थे, हमने कहा नहीं जी देखी जाएगी जो भी होगा देख लेंगे, और जाके सब कर दिया, असेंबली से पास करा दिया, सिस्टम्स बना दिए, पीछे लोग चंद मिल गए और मतलब इंक्वायरी खोलनी, आप खोल दें, आपने नैब में बुलाना है, जो करना है कर लो, हमने तो कर लिया। सो पागल टाइप तालिबान टाइप के लोग थे जिन्होंने कर दिया। अब जाके आपको ऊपर समझ आनी शुरू थी। देखिए दुनिया में वो जो बात है ना कि जी यू कैन कॉन्कर कंट्रीज इन 2 ways. You either conquer countries by sword or you conquer them by debt. And now in this century, countries are not conquered by sword, they are conquered by debt. And that is where your IMF and World Bank comes. अब मसला ये है कि आपके अपने लोगों का तो मिजाज है ही ऐसा। उसमें अगर कोई 4 पागल आ जाते हैं जो कंट्री को एक डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करते हैं, जिन पे आपको वैसे ही गुस्सा आ रहा होता है, तो ऊपर से जो IMF और वर्ल्ड बैंक हैं, they don't like projects which actually improve a country. They want to give you loan, but that loan has to be wasted. So let me give you an example. So for tax administration, TARP के नाम पे 100 अभी मैं भूल गया हूँ, मेरा ख्याल 104-5 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अब आई वॉज ऑफ द व्यू कि यार ये क्या मतलब इस इतने पैसे की जरूरत क्या, हम वर्ल्ड बैंक से या IMF से पैसे ले क्यों रहे हैं इसके लिए। And I had this argument with the chairman, Riaz Malik साहब। देखिए हमारे पास प्राल मौजूद थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कस्टम्स ऑटोमेशन के लिए हमने कई हजार मतलब कई 100 लड़के सॉफ्टवेयर वाले भर्ती किए हैं। तो मुझे क्या जरूरत है, मैं ये 103 मिलियन डॉलर या 130 मिलियन डॉलर जितने भी मिल रहे थे, ये मैं क्यों ले रहे हैं हम डेट वर्ल्ड बैंक से या किसी से, राइट। हमारे पास अपनी सॉफ्टवेयर मौजूद है, अपनी टीम मौजूद है, हमें पता है एग्जैक्टली हमने करना क्या है। तो लेजिस्लेशन हमारी नेशनल असेंबली ने चेंज करना है या सेनेट ने चेंज करना है, सॉफ्टवेयर क्या लिखना है हमें पता है, कि क्या कोडिंग उसकी कैसे करनी है, हमारे पास लड़के मौजूद हैं। व्हाई डू वी नीड ऑल दिस मनी। सो मुझे जो चेयरमैन साहब ने जो बात की वो मेरी थोड़ी सी दिल को उस वक्त लगी, और ज़ाहिर उनका एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो मैंने कहा सर हम ये क्यों IMF और वर्ल्ड बैंक से ये व्हाई आर वी टेकिंग दिस मनी फ्रॉम देम। ही सेड आशिर बात ये है कि इस मुल्क में चेंज नहीं आती, और जिस चीज में वर्ल्ड बैंक का $1 लग गया ना, तो फिर वर्ल्ड बैंक की टीम्स कंटिन्यूसली पीछे आती हैं और वो हर 6 महीने बाद पूछती हैं कि वो प्रोजेक्ट किधर गया। तो फिर यहाँ पे लोगों के लिए वो इंट्रेंच हो जाता है प्रोजेक्ट, वो फिर करना जरूरी हो जाता है। अगर आप बैंक को के पैसा नहीं लोगे, और उन्होंने कहा जी मुझे पता है आप ठीक कह रहे हो, बैंक के पैसे की हमें जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, कैन डू इट। लेकिन अगर हम बैंक का पैसा नहीं लेंगे तो इस मुल्क में जो अनसर्टनिटी के हालात है ना जी, देखिए सबसे पहले तो अभी मतलब आप ये देखें कि खान साहब ने लाहौर में 4 IG चेंज कर। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इट्स अ ह्यूज थिंग, यू नो, नो रिफॉर्म नो चेंज विल एवर कम। FBR के भी 5-6 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं जी। और मुझे याद है कि मैं इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हम चेयरमैन साहब के बोर्ड रूम में बैठे हुए थे और IMF वाले आए, IMF था या वर्ल्ड बैंक, एंड वन ऑफ द कंसल्टेंट्स ही सडनली गॉट अप और उसने कहा जी मैं अभी आता हूँ, और फिर वापस आया थोड़ी देर में, तो कहता है आई हैव एन ऑब्जर्वेशन, जब बीच में थोड़ी सी ब्रेक हुई, उन्होंने कहा क्या, कहता है वी फील के जी
यहाँ पे आपकी टैक्स रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। He said why? He said कि जो मैं बीच में से उठ के गया था, चेयरमैन का जो बोर्ड रूम है 3rd फ्लोर पे CBR के, वो बोर्ड रूम और फिर चेयरमैन का रूम है, चेयरमैन का कमरा है। तो सारे चेयरमैन की वो प्लाक लगी होती है जिसपे कौन चेयरमैन कब आया और कब गया। तो कहता है मुझे शक पड़ा था कि वहां पे एक प्लाक लगी है जिसमें चेयरमैन की टाइम लिखे हुए हैं। तो कहता है मैं उठ के भाग के वो देखने गया था जब मीटिंग कर रहे थे कि मैं साथ के कमरे में जरा देख के आऊं कि ये चेयरमैन का आपका एवरेज टेन्योर कितना है। तो कहते हैं यार जो आप लोगों का चेयरमैन का एवरेज टेन्योर है ना, वो मुश्किल से 7 से 8 महीने है। जो चेयरमैन साल या 1.5 साल गुजार गया होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है जी। तो कहता है कि जी ऐसे हालात में जहां पे चेयरमैन अभी आके बैठेगा, सेटल होगा या अपनी थोड़ी सी सोच या पॉलिसी डेवलप करने की कोशिश करेगा, इतनी देर में तो वो ट्रांसफर हो गया होगा। तो यहाँ पे खाक रिफॉर्म्स होगी। अच्छा, एक तो ये वाली बात। दूसरा मसला ये है कि हम जब चेयरमैन लगाते हैं ना जी, तो हम एज अ गवर्नमेंट या एज अ मिनिस्टर या एज अ सेक्रेटरी फाइनेंस, अगर मैंने एक चेयरमैन लगाया है तो मैं जानबूझ के मेंबर उसको उसका एंटी दूंगा। बिकॉज हम जिस आदमी को जो काम करने के लिए देंगे उसको वेर विदऑल पूरा नहीं देंगे कि तू ये काम कर सके। वी मेक श्योर कि उसको मैं एक एंटी आदमी दे दूं जो रोज आके मुझे इसकी शिकायतें लगाया करेगा, बिकॉज सारी टीम जो एक पास होगी। सो वही मैंने कहा ना कि एक अजीब साजिशी गंदा न काम करने का एक माहौल है एक मुल्क। ठीक है जी। अब पंजाब में आपने 4 IG चेंज कर दिए, हाँ पुलिस चलेगी। ठीक है। और फिर वही वाली बात कि यू फील के जी इंडिविजुअल आएगा तो उससे चीजें ठीक होंगी, सिस्टम तो आप बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं। सो वेयर वाज आई। सो एक तो वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जी अब जब वर्ल्ड बैंक और IMF आ गई बीच में, तो जी टार्प हो गया, चलो ठीक है, उनसे पैसे ले। अब the way this works is, and that's when we started understanding this. Now the way this works is that वो जो पैसे आते हैं ना IMF और वर्ल्ड बैंक के, जिस फिर आपके ममालिक डेट में पड़ते हैं, वो तो आपको डेट देने के लिए, और वो पैसे आपके कॉफर्स में आते थोड़ी। वो तो ये होता है कि जी ये $130 मिलियन आपके टार्प के जी आपके आ गए, ओके जी, अब आप इंडेटेड हो गए। इसमें से ये $27 मिलियन तो हमारे कंसल्टेंट्स की फीस हो गई। अबे कौन सा कंसल्टेंट यार, मुझे एग्जैक्टली पता है कि कस्टम्स में क्या करना है। वी डोंट वांट योर कंसल्टेंट हियर। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आर यू टेलिंग मी कि कस्टम्स में पाकिस्तान कस्टम को किस चीज की जरूरत है, ये मुझे एक रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट यूके का आके बताएगा। ठीक है, लेकिन बताएगा वही, बिकॉज वर्ल्ड बैंक का जितना पैसा आता है या IMF का जितना पैसा आता है वो तो थियोरेटिकली आपके पास आता है, वो उतना ही पैसा तो इतना कंसल्टेंट का चला गया। और फिर कंसल्टेंट जो रिपोर्ट देगा वो ऑलरेडी उनको पता होता है। क्या देखें, वर्ल्ड बैंक ने जितने भी ममालिक को टैक्स रिफॉर्म के पैसे दिए हैं, अभी तो चेंज होगी, उस वक्त को 103 या 104 मुल्क थे दुनिया में जैसे दिया, और उसमें पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने एसिक्यूडा नहीं लिया। तो इस हाथ से वर्ल्ड बैंक आपको पैसे देता है। ठीक है जी। तो उसके साथ उसके कंसल्टेंट आते हैं, उसके कंसल्टेंट आके कहते हैं 6 महीने बैठ रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने पैसे जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद आपको एक रिपोर्ट देंगे, और ये तमाम मुल्कों में यही होता है कि ओहो हमने आपका सिस्टम स्टडी कर लिया है, आपको एसिक्यूडा की जरूरत है, ये सिस्टम की आपको जरूरत है, और वो सिस्टम एसिक्यूडा ही होगा हमेशा। आप गूगल करके देखते रहे। अच्छा, एसिक्यूडा UNDP बनाता है। UNDP और वर्ल्ड बैंक एक्चुअली पार्टनर हैं उसमें, ये भी खुली बातें हैं, आप गूगल पे जाके देख लें। अच्छा, अब आपको मार्केट इस तरह किया जाएगा कि जी ये जो UNDP का सॉफ्टवेयर है एसिक्यूडा, जिसकी आपको जरूरत है, और ये आपको कंसल्टेंट्स ने बताने के लिए $5 मिलियन उनके हो चुके हैं। ठीक है जी। तो वो तो पैसे आपके निकल गए 127 में से, जो भी आपको हम पैसे दे रहे थे। उसके बाद एसिक्यूडा फ्री है जी सॉफ्टवेयर, लेकिन चूंकि आपकी एनवायरनमेंट को उसे कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए 3 साल लगेंगे कस्टमाइज करने में, और उसके लिए हमारे 300 कंसल्टेंट्स आएंगे जो कस्टमाइज करेंगे। तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो, और जिन भी कंट्रीज में डिप्लॉय हुआ है, वो 27 से $28 मिलियन है। ठीक है। सो पहले तो $5 मिलियन कंसल्टेंट ले गया जो उन्हीं के थे, और उन्होंने आपको वही रिपोर्ट दी जो उन्होंने पहले 100 मुल्कों में दे आए, वही आपको पकड़ा दी। उसके बाद वही $27 मिलियन, एंड दैट्स नॉट गोना वर्क।
मतलब अफगानिस्तान में भी एक्सिक्यूटर लगा था, ईरान में भी ऐसे, इट्स नॉट वर्क एनीवेयर, राइट? अच्छा, अब मसला ये होगा कि द मोमेंट यू बिकम सक्सेसफुल, पाकिस्तान में हमने कहा कि भाई हमें ना तेरे सॉफ्टवेयर की जरूरत है, हमें पता है हमने क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, हम इंटरनेशनल टेंडर करेंगे, ठीक है, एंड वी विल टेक द बेस्ट ऑफ द ब्रीड सॉफ्टवेयर बिकॉज वी नो व्हाट वी नीड, राइट? सो हमने अब उनके $5 मिलियन जो हमने दिए कंसल्टेंट्स को, वो देने ही देने थे, बिकॉज हालांकि काम सारा हमने किया। उसके बाद एक इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट हुआ, इंटरनेशनल टेंडर में कंपनी सेलेक्ट होगी। यहां से द मोमेंट द डे you do not take the executor route, the World Bank and IMF are now sitting against you on that table, right? Because they are not making their money, right? And this is going to be a project that's going to succeed, and you were not being given loan or debt कि आपके मुल्क को फायदा हो, ठीक है जी? तो वो क्या होगा, वो हर चीज में नहीं नहीं ये तो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं बनेगा, ये तो फलाना नहीं होगा। अच्छा, अब आपका तो पहले ही सारा मुल्क दुश्मन है। जब वर्ल्ड बैंक कहना शुरू कर देता है नहीं नहीं जी ये तो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं बनेगा, तो वो तो पहले ही दे आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज के जी आपको मार दिया जाए। सो इनोवेशन, भाई बड़ा अच्छा ये सॉफ्टवेयर है एक्सिक्यूटा, तो अमेरिका ने क्यों एक्सिक्यूटा नहीं लगाया, जापान ने क्यों नहीं लगाया, जर्मनी ने क्यों नहीं लगाया, यूरोप के किसी मुल्क ने क्यों नहीं लगाया, ये सारा सिर्फ अफगानिस्तान और इसी जिम्बाब्वे ने क्यों लगाया, ठीक है? तो But that's an argument that nobody will listen to, and because they want to kill you in any case. So पहले तो आप एक पूरे अपने मुल्क से लड़ रहे होते हैं, अब आप एक फॉरेन लॉबी से भी लड़ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जनाब एक दिन आके आपको ISI चुप्पी लगे, क्योंकि आपका वाहिद एक ये रह गया होता है कि यार देख भाई ये मुल्क एक डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको एक शायद वो घुमंड था या फखर था कि यार जो अगर जो मुल्क के जो 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 एस्टैब्लिशमेंट है ना, जो कोर है, जो 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 हार्टलैंड है, अगर उसको पता चलेगा कि यार ये तो क्या साजिश हो रही है हमारे कंट्री के अगेंस्ट, ये तो एक अच्छी प्रोडक्ट बन रही है और ये इंटरनेशनल लॉबीज नहीं चाहती कि ये बने, तो जब इनको पता चलेगा जरूर कुछ करेंगे। तो भाईजान जब उनको पता चलता है ना, फौरन आपको फाड़ लेते हैं, तुझे क्या तकलीफ। सो आप किस किस से लड़ेंगे? सो अगर आपके ख्याल में टैक्स रिफॉर्म होगा, यानी मैं आपकी बात से जो ये समझा हूं अभी तक, इंटरनल मसाइल भी हैं, एक्सटर्नल मसाइल भी हैं, पॉलिटिकल विल भी नहीं है, स्ट्रक्चर के भी मसाइल हैं, एक्सपर्टीज का भी मसला है, कल्चर का भी मसला है, और ये सारा कुछ ऐसे ही रहना है, ये ठीक नहीं होना। क्या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना जी। मतलब आई रिमेम्बर दैट डे व्हेन मतलब सडनली I found out कि जी I am an enemy of the state. I didn't even know कि मैं क्यों enemy of the state हूँ। So मैं I remember that day कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, और एक गाड़ी थी सरकारी महकमे में, एक दोस्त थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे गाड़ी भेज दीजिएगा, तो उन्होंने गाड़ी और ड्राइवर मुझे भेज दिया था। ये डील थी कि मैं ड्राइवर को उतार दूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी 2-4 दिन जो मैं यहाँ पे हूँ तो गाड़ी चलाऊंगा। एंड मैंने जब ड्राइवर को उतारा और गाड़ी चलानी शुरू की, तो मैंने देखा कि शीशे में मेरे पीछे एक गाड़ी लगी। मैंने 2-3 जानबूझ के डिंगे यू टर्न लिए, तो समझ आ गई कि वाकई यार ये तो मेरे पीछे लगे हुआ है। इतने में मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मुझे समझ आ गई, तो वो गाड़ी बीच में से गायब हो गई और एक और गाड़ी पीछे आ गई। सो आई अंडरस्टूड कि ये कोई टिपिकल चोर या डाकू या वो नहीं है, ये प्रोफेशनल्स हैं, दे आर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, दे नो कि जी अच्छा उसने अब मुझे स्पॉट कर लिया तो ये गाड़ी पीछे हट गई और दूसरी आ गई। अच्छा, मैं उसकी भी नंबर प्लेट रोक चुका हुआ था, फिर मैं जाके एक मार्केट पे खड़ा हो गया, तो वो गाड़ी पीछे खड़ी हो गई जो दूसरी थी पीछे। अब उसको पता चल गया कि यार इसे पता है, तो थोड़ी देर में एक मोटरसाइकिल आ, तो अब मैं समझ गया कि यार ये स्टेट का अदारा है कोई, और ये जो बड़े प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट, तो आई फाउंड आउट कि यस भाईजान मेरे तो सेल फोन, मेरी हर मूवमेंट, हर चीज हो गई, और ये क्यों हो रहा है ये अभी समझ में नहीं आ रही। बहरहाल
कुछ दिनों बाद जब लिखत पढ़त कागज मैंने की, उसपे सारे नंबर भेजे ऊपर कि भाईजान कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पेट्रोल क्यों अपना जाया कर रहे हैं, राइट हियर कॉल मी, यू नो वेयरएवर व्हाटएवर यू वांट टू लिसन टू, हियर इट, मैंने जो किया मुझसे पूछ लो। सो मुझे वो आ गई कि जी आप ये फलानी फलानी जगह आ गए एफएन में। सो इधर एक सेफ हाउस पे मुझे बुला लिया गया और फिर जनाब मुझे अभी भी याद है, मैं बड़ा वो कि यार वही मैंने कहा ना, मुझे वो फखर था, वो घमंड था कि यार मैं जब हार्टलैंड को पता चलेगा ना कि यार इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, तो वो तो यकीनन खड़े होंगे मेरे साथ, क्योंकि हम तो अपने मुल्क की हिफाजत तो हमने करनी है। तो मुझे याद है वो ब्रिगेडियर और एक कर्नल मेरे सामने बैठे हुए थे और मैंने उनको पूरी मैंने प्रॉब्लम क्या है वो सारी समझाई। वो ब्रिगेडियर मुझे कहता है तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम ये जो, मैंने कहा जी देखें जब आपका ट्रेड, so I tried to give him that theory, I told him कि भाईजान आपका ये मुल्क है ना जी, इस मुल्क में the first arm that theoretically which is supposed to interact with the raw material coming into the country is customs. Like for example Japan, people say at that point in time Japan used to import 45% of the world's copper, right? And that copper is converted into electronic goods which are then shipped all over the world, right? So अगर जापान में जो आपके मुल्क में आप 10 से 12 दिन कस्टम्स में डिलेज करते हैं, अगर जापान में 10 से 12 दिन कस्टम्स का प्रोसेसिंग टाइम हो, तो भाईजान जापान तो इतनी छोटी सी जगह है कि जितना वो कॉपर मंगाती है वो तो सिर्फ कॉपर की पहाड़ी हो वहां पे और कुछ ना हो। सो कंट्रीज इस तरह गियर अप हुई भी होती हैं कि आपके रॉ मटेरियल्स मुल्क में आ रहे होते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, जो कंटेनर रॉ मटेरियल के उतर रहे होते हैं उसके इक्विवेलेंट कंटेनर्स चढ़ रहे होते हैं आपके जहाजों पे और वो दुनिया की मार्केट में हिट कर रहे होते हैं। सो आप रॉ मटेरियल का $100 का कंटेनर मंगा रहे होते हैं और उसकी जो आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो $10,000 की साइमल्टेनियसली 1 घंटे में ऊपर चढ़ रही होती है, राइट? हमारे यहाँ हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? पत्थर, मतलब संगे मारमर और ये वो थोड़ा थोड़ा ग्रे क्लॉथ, क्योंकि आप तो टी शर्टें भी कोई और ले गया, ठीक है जी, तो कुछ लेदर, ठीक है। सो हम क्या वो भी ब्लू, वो जो वेट लेदर होता है वो उसमें भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं, और हम इंपोर्ट क्या करते हैं? गाड़ियां, सेलफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हमारे यहाँ तो $10,000 का कंटेनर उतरता है तो $100 का कंटेनर चढ़ता है, अगर वो चढ़ भी जाए। सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिम कि अनलेस, और फिर द फर्स्ट आर्म ऑफ योर स्टेट which interacts with raw materials coming into the country and takes 12 to 15 days, and ये इन्वेंटरी सारी पोर्ट्स पे पड़ी रहती, तो आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? और उसके बाद जब ये फिनिश होगी प्रोडक्ट और फिर ये एक्सपोर्ट में जाएगी तो फिर ये आर्म ऑफ द स्टेट फिर उसको पकड़ के बैठे। So by the time your product hits international market, अगर कोई इतना पागल का बच्चा है भी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजली के बावजूद, जो के पेट्रोल के रेट्स के बावजूद, जो स्ट्राइक्स के बावजूद, जो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बावजूद अगर आपकी कोई प्रोडक्शन कर भी रहा है, तो by the time he's leaving the country is already too expensive for the world, because जितने दिन आप उसकी इन्वेंटरी रॉ मटेरियल्स खड़े रखेंगे उतनी उसने एक्स्ट्रा इन्वेंटरी मेंटेन रखेगा, फिर वो डेमरेजेस देगा, फिर बैंक के पैसे देगा। अच्छा, मैंने कहा कि जनाब आपके मुल्क में ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी ना कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ब्रिगेडियर साहब बहुत गुस्से में आ गए, कहते हैं हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है, we don't need foreign investment. Do you understand what foreign investment means? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही तो ये सारे जो हैं, ये क्या नाम है, ये एनजीओ चलते हैं और ये इससे हमारे मुल्क में जासूस आते हैं। यार भाईजान, जो काम तुझे आता है तो वो क्यों नहीं कर लेता है? They have zero understanding and yet, so वही मैंने कहा ना कि आप किस से लड़ेंगे मेरे भाई? ये बड़ी वैसे मजेदार बात है। अब ये जो नई पेंडोरा लीक्स आई हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आने देना चाहते, लेकिन वो खुद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते फिर रहे हैं। तो जाहिर है, देखें ना, आप अगर आप $100 मुल्क में रखेंगे और वो आज $1 है, तो वो तो बैठे बैठे 8 आने का हो जाएगा। आपके $100 $50 के हो जाएंगे अगर आप उसको मुल्क से बाहर नहीं निकालेंगे और डॉलराइज नहीं करेंगे। तो आपको तो अच्छी तरह पता है कि भाईजान मैंने तो पैसा मुल्क से बाहर निकालना है, राइट? और वही मैंने कहा ना जी, मैं तो ये सिर्फ रिफॉर्म्स की बात या टैक्सेशन की या कलेक्शन की बात नहीं कर रहा,
हम तो बॉर्डर्स पे भी पोस्टेड रहे हैं। मतलब आप ये देखें ना, आप मुझे ये बताएं कि ओके नाउ अनदर रीजन फॉर टैक्सेस इश्यूज इज कि जी आप जैसे ही इंपोर्ट्स की अगर हम बात कर लें कि आप उस पर टैक्सेस थोड़े से बढ़ाना चाहते हैं तो ट्रेड फौरन आपके गले आ जाता है। वो कहता है जी आप यहाँ पे जो टैक्स बढ़ा रहे हैं तो ये सारा जैसे यहाँ पे टैक्स बढ़ेगा तो आपका सारा सामान स्मगलिंग में आना शुरू हो जाएगा। राइट, ठीक है। वो आप जिस चीज पे अगर टैरिफ थोड़े से बढ़ाएंगे तो वो चीजें डाइवर्ट हो जाएंगी और वो स्मगलिंग में बॉर्डर से आना शुरू हो जाएंगे। अब वो स्मगलिंग में कैसे आती है? बॉर्डर से क्या उड़ के तो हवाई जहाज से तो कुछ नहीं आता ना, ये ट्रकों में ही आता ना भर भर के माल। बिल्कुल। सो वेदर थिंग्स आर लीविंग योर कंट्री, फूड ग्रेन फर्टिलाइजर, मतलब चमन पे तो मैं पोस्टेड रहा हूँ ना। आप अगर आपका कोई दोस्त है तो बल्कि अगर कोई ये प्रोग्राम भी सुन रहा है तो उसको अपना एक ईमेल एड्रेस नीचे दे दें, उसे बोले भाई जरा, लिटरली मेरी तरफ से पैगाम है कि भाई अगर ये कोई देख रहा है और चमन वाले हो, जरा एक कुछ तस्वीरें खींच के इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना, कल सुबह आपको आ जाएंगी खुले आम यहाँ से फर्टिलाइजर, दालें, चावल, फलाना, रोज एफसी क्लियर करवाती है अफगानिस्तान, हर ट्रक पे पैसे। ठीक है, ये जो आपके जर्नैलों के नाम आ रहे हैं एफसी वालों के, तो क्या बलूचिस्तान में क्या मतलब सोना होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये बॉर्डर पे कंट्रोल सिर्फ एफसी है ना, 16 मील तो बॉर्डर पे एफसी है, तो वो सारे पैसे स्मगलिंग से कमाती है। न सिर्फ ये कि जी वहां से जो चीजें मुल्क में ला रहे हैं उस पर कमाती है, उसमें ड्रग है, उसमें वेपन है, उसमें हर चीज है, टीवी, एसी, फलाना, ये छोटी मोटी चीजें तो है ही है। प्लस यहाँ से जितना फूड ग्रेन और वो मुल्क से बाहर जा रहा है और फर्टिलाइजर मुल्क से बाहर जा रहा है, जिस सब पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उस पर भी एफसी पैसे लेती है। तो अच्छा, अब अगर आप ये बोलते हो तो फिर बोलते हैं जी आप तो मुल्क के दुश्मन हो, आप तो सीआईए के एजेंट हो, आपने पैसे ले लिए, आप मुल्क से बाहर बैठ के अपनी फौज पे भौंकते हैं। मतलब मुमकिन है ना अभी हम मार्फत के उस मकाम पे ना पहुंच सके हों जहां ये समझ आती है कि ये करने में कौमी सलामती जो है वो कितनी ज्यादा महफूज होती है। दिल दुखता है अवैस भाई। मतलब मैं शायद उन पागल लोगों में रहा हूं जिन्होंने बुलडोज करने की हर मतलब चाहे टीवी पे कोशिश की, फिल्में बना के कोशिश की, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोशिश की कि यार, बिकॉज सी द कंट्री इज इट्स पीपल, एंड व्हेन यू गो आउट देयर, क्वेटा में मैं देखता था और कराची में आप देख लें यार, फूलों जैसे बच्चे होते हैं और कैसे टूटे हुए जूते उस सर्दी में बेचारों ने पहने होते हैं और वो प्लास्टिक की चप्पलें पहनी होती हैं, और क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है। दीज पीपल डिजर्व टू लिव। या कराची में आप देखें, गर्मी में, सर्दी में, आपको या फूल बेचने की कोशिश कर रहा होगा या आपकी गाड़ी का शीशा साफ करने की कोशिश कर रहा होगा कि तो 5-10 रुपए मुझे दे दे। You know, somebody owes something to these people. But well, बिल्कुल। बॉटम लाइन है ना वो वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग जो मैटर करते हैं उनको परवाह नहीं है, और जिनको परवाह है वो शायद ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में मैटर नहीं करते। और फैज साहब ने तो कोई 40-45 साल पहले कहा था कि मुझे फिक्र ये नहीं है कि ये मजीद खराब ना हो जाए, फिक्र ये है कि ये ऐसे ही ना चलता रहे। इतने साल तो ऐसे ही चलता रहा है और ऐसे लगता है कि अगले 40-45 साल भी कम अज कम ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जिन्हें इसको ठीक करना है वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। आज की गुफ्तगू से मेरा ख्याल है कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कम से कम ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ होगा कि जो गुफ्तगू वो सुनते हैं, जो दावे सुनते हैं, तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है जिनकी वजह से ये मामला ठीक नहीं हो सकते। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, जो लोग इसको देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। इस गुफ्तगू को हम आइंदा भी जारी रखेंगे। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।